Hello dosto, today I have to discuss Where the Mind is Without Fear, which is composed by Rabindranath Tagore. First of all, you have to know that who is Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was born in 1861 and died in 1941. 1861 में इनका जन्म हुआ और 1941 में इनका देहांत हो गया. The recipient of Nobel Prize for Literature in 1930. 1913 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया लिटरेचर के लिए. वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड. आपको बता दूँ ही वाज नॉट ओनली द ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया एज वेल एज द ग्रेट पोएट ऑफ द वर्ल्ड. पूरा दुनिया के महानों कवि में से एक महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है. ही वॉज ऑल्सो ए नोटेड ड्रामेटिस्ट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, फिलोसफर, ह्यूमनिस्ट, नेशन बिल्डर एंड फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन. आपको बता दूं कि ये केवल पोएट ही नहीं थे बल्कि ये बहुत अच्छे से जाने जाते थे ड्रामेटिस्ट के लिए, नोवेलिस्ट के लिए, स्टोरी राइटर के लिए, ठीक है, एंड फिलोसफी के लिए. तो इस बातों को ध्यान रखना है, ठीक है. फिलोसफी के लिए जाने जाते थे. उसके बाद ह्यूमनिस्ट, मानवता, नेशन बिल्डर, इट मीन्स कि जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं उनमें भी इनका बहुत बड़ा सहयोग था. फाउंडर ऑफ शांति निकेतन, यानी कि शांति निकेतन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो थे उनके ये फाउंडर थे, ठीक है. ही रोड प्राइमरली इन बंगला, सबसे पहले इन्होंने बंगला में लिखना स्टार्ट किया था. बट रेंडेड ए लार्ज नंबर ऑफ हिज ओन वर्क्स इनटू इंग्लिश. लेकिन रेंडमली क्या हुआ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क्स इन्होंने अपना लिखना स्टार्ट कर दिया, किसमें, इंग्लिश में. एंड इन द प्रोसेस ही रोट देम न्यू, और इस सब जितने भी पोएम ये लिखे अपने हाथों से वो सब एक न्यू स्टाइल, एक न्यू जज्बा, न्यू उमंग इस पे लिखते थे, ठीक है. इसके ओर से इट मीन्स कि अपना न्यू स्टाइल समझिए सब कुछ देते थे. न्यू प्रोसेस था इनका लिखने का, ठीक है. सच वर्क्स इंक्लूड गीतांजलि. अब इसमें इस बातों को भी ध्यान रखना है, उसमें से कुछ वर्ड्स जो थे जो गीतांजलि भी थे जो इनके द्वारा लिखा गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा. हर जगह एसएससी, बैंक, रेलवे हो या 11-12 की एग्ज़ाम हो, अक्सर पूछा जाता है कि गीतांजलि किसने लिखा, ठीक है. तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गीतांजलि किसने लिखा. तो गीतांजलि को लिखने वाला कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है. तो इस बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा. उसके बाद द क्रिसेंट मून भी रविंद्रनाथ टैगोर ही ने लिखा. द क्रिसेंट मून कौन लिखे, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है. उसके बाद द गार्डनर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, ठीक है. उसके बाद हिज अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड अगोरा, द रेक, द पोस्ट ऑफिस, साधना एंड द होम एंड द वर्ल्ड, ठीक है. उसके बाद इनका अदर महत्वपूर्ण जो वर्क था जो इन्होंने लिखे थे उसका नाम था, पहला का नाम था गौरा, उसके बाद द रेक, उसके बाद द पोस्ट ऑफिस, उसके बाद साधना, द होम एंड द वर्ल्ड, ठीक है. इतना बात को आपको ध्यान रखना है. तो इसमें आपको कॉपी कलम लेके बैठना है और पॉइंट बना लेनी है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ, देहांत कब हुआ, इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला, इस बातों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है. ये नोट्स में बना लेनी है अभी का अभी, ठीक है. उसके बाद कितने ईस्वी में इनको लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है. उसके बाद देखना है हु वाज ही, ये कौन थे, ठीक है. तो इस बातों को ध्यान रखना. उसके बाद व्हाट वाज ही, ये कौन थे, क्या थे. तो ड्रामेटिस्ट थे, नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, फिलोसफर थे, ह्यूमनिस्ट थे, नेशन बिल्डर थे. इस बातों को ध्यान रखना है, ठीक है. उसके बाद इनका काम क्या था, इट मीन्स कि इनका तो काम राइटर है तो राइटिंग ही करेंगे, लेकिन एक बात को ध्यान रखेंगे, इसका इम्पोर्टेंट वर्क जो इन्होंने काम कर चुका है जिस पर, उसका नाम क्या था और क्या कहते हैं, उसके कलेक्शन का नाम क्या था. जैसे गीतांजलि, द क्रिसेंट मून, द गार्डनर, गोरा, द रेक, द पोस्ट ऑफिस, साधना, इस सब बातों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब चलते आगे की ओर. कहते हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, ठीक है. ए लिरिक, ये क्या है, एक लिरिक है, टेकन फ्रॉम गीतांजलि, जो कहाँ से लिया गया है, गीतांजलि से लिया गया है,
ठीक है। इज वन ऑफ द बेस्ट रिमेम्बर्ड पैट्रियोटिक पोएम्स। ये जो गीतांजलि ये जो वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर है, जो गीतांजलि से लिया गया है, और ये जो है बहुत ही याद रखने वाले कवि तो हैं ही, और इनके जो ये कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, ये रिमेंबर किया जाता है, आज भी याद किया जाता है, इसको याददाश्त में अभी भी रखा जाता है, जो कि कौन सा पोएम है, पैट्रियोटिक पोएम्स। पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति कविता, ठीक है। तो यह कविता एक देशभक्ति कविता था, तो इस बातों को ध्यान रखना है। अभी भी है, था नहीं, अभी भी है, ठीक है, यस। अब आपको बता दूं कि इस कविता में कह क्या रहे हैं पोएट क्या कहना चाहते हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, या फिर अपने उस समय की बात है ये जिस समय हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। समझ में आ रहा है ना। तो समझ सकते हैं हमारा देश जो 1947 में आज़ाद हुआ उनसे पहले की बात है, ठीक है। इट इज़ ए प्रेयर टू गॉड, यह एक प्रार्थना है। प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना, ठीक है। यह एक प्रार्थना है किन से, तो गॉड से, ठीक है, कि हमारे देश को इस डार्कनेस से क्या करें, हटाएं, मतलब डार्कनेस से आज़ादी दिलाएं, अंधेरापन से आज़ादी दिलाएं। इट इज़ ए प्रेयर टू गॉड टू अवेकन द कंट्री फ्रॉम डार्कनेस, मतलब डार्कनेस से, अंधेरापन से इस कंट्री को क्या करे, अवेकन करे, मतलब जगाएं, उठाएं, यानी कि आज़ाद करे। यही प्रार्थना है किनसे, गॉड से। कौन करते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर। किस में करते हैं, तो इस कविता में, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ठीक है। उसके बाद एंड स्लेवरी इनटू ए स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम, और इसका इतना अधिकार दे जितना इसको आइडियल फ्रीडम में मिलना चाहिए, वो अधिकार होनी चाहिए फ्रीडम के बाद। इट मीन्स कि हमारे देश को फ्रीडम मिलनी चाहिए। कौन कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। किन से, गॉड से प्रार्थना करते हैं। द होल पोएम इज ए सिंगल complex sentence whose principal clause in the last line। आपको बता दूं, अभी हम पोएम पढ़ाएंगे तो उसमें जो लास्ट लाइन होगी वो उसका प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है, ये होती है जिस पर सारा कुछ डिपेंड होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो जितने भी पोएम हम लोग जो भी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे उन सब का एक ही थीम होगा, हमारे पोएम का लास्ट लाइन, ठीक है, जो इसका कम्प्लेक्स है, ठीक है, जो इसका प्रिंसिपल है। द होल पोएम इज ए सिंगल कम्प्लेक्स सेंटेंस हुज प्रिंसिपल क्लॉज इज द लास्ट लाइन, ठीक है। लास्ट लाइन में ये प्रिंसिपल क्लॉज को दिया गया है, ठीक है। तो इस बातों को ध्यान रखनी है, समझ में आ रहा है। उसके बाद अभी जस्ट ही हम पोएम को डिस्कस करेंगे, तब तक आपको स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने कविता, ठीक है। सबसे पहला है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। फेयर का मतलब होता है डर, क्या होता है, डर। और विदाउट मतलब होता है के बिना, ठीक है। और माइंड का मतलब होता है मिजाज। मतलब भगवान ये प्रार्थना करते, सॉरी, रविंद्रनाथ टैगोर भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वैसे मेरे देश को बना दो जहाँ पर बिना डर का क्या हो, मेरा मिजाज हो, मेरा माइंड हो, है कि नहीं, यानी कि हम हो। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहाँ पर बिना डर का जिए लोग और उसके बाद उनका जो सर है वो ऊंचा रहे। तो स्वाभाविक है कि जो स्वतंत्र रूप से जीता है तो उसका सर क्या होता है, ऊंचा होता है। हेड इज हेल्ड हाई, मतलब उनका सर ऊंचा हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान क्या हो, फ्री हो। नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान। इट मीन्स कि ज्ञान क्या उसका फ्री हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नोट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स का मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ पर देखे होंगे फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेज। इट मीन्स कि टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर देना, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट्स। वेयर द वर्ल्ड, जहाँ पर दुनिया, हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, मतलब ब्रोकन ना हो, ठीक है, अप इनटू ए फ्रैगमेंट्स, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में, ठीक है। किसके द्वारा, तो बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। अब यहाँ पर नैरो का मतलब होता है लिमिटेड इन आउटलुक, ठीक है, और डोमेस्टिक का मतलब होता है स्पेसिफिक, कंट्री और होम और फैमिली। यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार हमारे घर की जो दीवारें होती है वो टुकड़े टुकड़ों में बट जाते हैं। इट मीन्स कि घर में जो भी कुछ चीज़ के कारण, जिसको हम लोग अपनी भाषा में भिन्न कहते हैं, ठीक है, या अलग अलग हो जाना, ठीक है, उस तरीक़ा से ये नहीं होना चाहिए। मतलब वैसा मेरा दुनिया होनी चाहिए जहाँ पर वो दुनिया ना ही किसी नैरो डोमेस्टिक वॉल से टूटा हुआ हो, ठीक है, पूरा दुनिया क्या हो,
एक हो, ऐसा मेरे देश को बनाओ। ठीक है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर सच्चाई के गहराई से, जहाँ पर सच्चाई के गहराई से, डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वहाँ से क्या निकलना चाहिए, वर्ड्स निकलना चाहिए, वहाँ से क्या निकलना चाहिए, शब्द निकलनी चाहिए। इट मीन्स कि सब लोग क्या बोले, वहाँ पर सच बोले, झूठ कुछ भी ना हो। ठीक है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर सच्चाई के गहराई से क्या निकलनी चाहिए, शब्द निकलनी चाहिए, है कि नहीं। उसके बाद वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ पर परफेक्शन की ओर बढ़ता रहे, टायरलेस मतलब बिना थके हुए, स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स। ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज, स्ट्राइविंग का मतलब होता है मेकिंग ग्रेट इफोर्ट टू अचीव समथिंग, मतलब कुछ पाने के लिए अपना इफोर्ट ज़्यादा लगाना, मतलब अपना तन मन धन सब कुछ लगा देना, डेट इज़ कॉल्ड इफोर्ट। स्ट्रेचेज मतलब एक्सटेंस या फिर लेंथेंस, उसको लगाने में आपको कुछ मदद करेगा, वो अपने आर्म से, ठीक है, अपने बाँह से क्या करे, टायरलेस की तरह बिना थके हुए वो क्या करे, अपना एफोर्ट लगाएं, किसके लिए, कुछ पाने के लिए। ऐसे मेरे देश को बनाओ। ठीक है। इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, किसकी ओर, और परफेक्शन की ओर बढ़ता रहे। ठीक है। परफेक्शन की ओर क्या करे, बढ़ता रहे। ठीक है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रीजन, जहाँ पर सरिता की जो धाराएं हैं, सरिता की जो धाराएं हैं वो क्लियर हो, वो साफ हो, उसमें कोई भी कहते हैं पाप ना हो, इट मीन्स कि वो क्लियर हो। हैज़ नोट लॉस्ट इट्स वे, और वो अपना आपा, वो अपना रास्ता ना खोया हो, इनटू द ड्रेरी डिजर्ट्स, ये जो बोरिंग डिजर्ट है, ड्रेरी का मतलब यहाँ पर होता है बोरिंग या डल, ये जो बोरिंग डिजर्ट है इसमें ना बदले, सेंड ऑफ डिड हैबिट, ठीक है, जिसके पास डिड हैबिट है उसमें ना बदल जाए। ठीक है। जिनके पास बुरा है, डिड हैबिट है, जिसी को हम लोग ड्रेरी डिजर्ट करते हैं, जहाँ पर बोरिंग हो, उस दुनिया में ना लेके जाए। मतलब ऐसी दुनिया होनी चाहिए जहाँ पर लोग टायरलेस की तरह स्ट्राइविंग स्केच आर्म्स, अपने आर्म्स को एकदम मेहनत के साथ, अपने एफोर्ट्स के साथ, उसमें लगन मेहनत के साथ करते रहे, और कहाँ बढ़ते रहे, परफेक्शन की ओर बढ़ते रहे। यहाँ मेरे देश को पहुँचाओ। ए गॉड वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहाँ पर माइंड हर हमेशा लेड फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर बढ़ता रहे, बाय दी, आपके द्वारा, है कि नहीं। दी का मतलब यहाँ पर है तू, ठीक है, या तेरे, या मतलब सेकेंड पर्सन ही है। ठीक है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, मतलब आपके द्वारा जहाँ पर माइंड क्या जो दिया गया है वो हमेशा हमेशा के लिए एवर वाइडनिंग थाउट एंड एक्शन, है कि नहीं, जो आपके द्वारा दिया गया वो हर हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहे। एवर वाइडनिंग का मतलब होता है ऑलवेज एक्सटेंडिंग, मतलब हमेशा हमेशा के लिए वाइडनिंग होता रहे, बढ़ता रहे। कि कौन चीज़, उनके थाउट्स एंड एक्शन, मतलब एक्शन के साथ थाउट्स और थॉट्स के साथ एक्शन, ये होता रहे हर हमेशा कहाँ की ओर, तो आगे की ओर, लेड फॉरवर्ड, ठीक है, आगे की ओर हर हमेशा बढ़ता रहे। उसके बाद लास्ट लाइन जो मैंने शुरू में बताया था, या पोएट के बारे में जब बता रहे थे उस समय बताए थे कि इसका जो सिंगल कम्प्लेक्स है वो उनका लास्ट लाइन है। ठीक है। जैसे माय फादर लेट माय कंट्री अवैक, अभी हम बताते हैं ये क्या है। अब यहाँ पर कहता है कि हर हमेशा बढ़ता रहे, कहाँ, थाउट एंड एक्शन, कहाँ, आगे की ओर बढ़ता रहे उसका। इतना बात समझ गए होंगे। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, किसमें ये सब काम होता रहे, जितना काम पोएट ने यहाँ पर बताए हैं वो सब किसमें होता रहे, तो आज़ादी की स्वर्ग में, आज़ादी के स्वर्ग में, जो आज़ादी भगवान ने उसे दिलाएंगे, या सब लोगों को दिलाएंगे आज़ादी से पहले, ये बात लिखी गई है, ताकि लोग इस पर क्या कहे, उकसाए, ताकि लोग ये समझे कि आज़ादी के बाद हम कैसे रहेंगे और अभी कैसे रहते हैं, दोनों में डिफरेंस बताएंगे, तब ना आदमी सब जगेंगे कि भाई मेरा देश अभी गुलाम है, इसे आज़ाद करो। और लास्ट में फिर पोएट प्रार्थना करते हैं, माय फादर लेट माय कंट्री अवैक, हे मेरे पिता परमेश्वर, हे मेरे गॉड, मेरे कंट्री को क्या करो, अवैक करो, मतलब आज़ाद दिलाओ, है कि नहीं। तो अब समझ सकते हैं ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे, एज ए पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, ये
मल्टीचुअल बोल सकते हैं इनको, ठीक है, विजडम बोल सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं, सब कुछ इनके लिए कम है, ठीक है, जितना भी आप बड़ाई करें वो सब इनके लिए कम है। तो इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े ज्ञानी थे रविंद्रनाथ टैगोर। और आपको बता दूं कि आज़ादी से पहले इन्होंने इस पोएम को लिखे थे कि मेरा देश को कहाँ होना चाहिए और अभी कहाँ है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं ये सारा चीज़ दूर हो जाए और हमारे देश क्या बन जाए, एक स्वर्ग बन जाए। और आज हम उस दुनिया में जी भी रहे हैं और उनका जो प्रार्थना है वो क्या हो गया, स्वीकार हो गया, है कि नहीं, भगवान ने उनका सुन लिया और आज हम लोग इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, सब कुछ स्वतंत्र के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, है कि नहीं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। और आपको कौन सा कविता पढ़नी है वो कमेंट सेक्शन में बोले और हम उसे डील करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई कन्फ्यूजन भी है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, इसके प्रति मैं उसका जवाब अगले वीडियो में दे सकूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।